गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर किशन गहलोत, सेठ आरन रुइया गवर्नमेंट पीजी महाविद्यालय रामगढ़ शेखावाटी। ज्ञान दूत कार्यक्रम की इस श्रृंखला में वस्तु एवं सेवा कर के ई लेक्चर में आपका दोबारा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा ई लेक्चर कंपोजिशन स्कीम या कंपोजिशन लेवी सम्मिश्रण उद्ग्रहण है, सम्मिश्रण योजना है। यह कब अप्लाई की जाती है, किस पर अप्लाई की जा सकती है, क्या प्रोविजंस हैं, क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जो पंजीकृत व्यक्ति होता है ना, उस पर कई प्रकार से टैक्स लगाए जाते हैं, कई प्रकार से टैक्स लगाते हैं, और टैक्स की रेट भी क्या होती है, अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए 5% भी हो सकती है, 10% भी हो सकती है, 15% भी हो सकती है, 28% भी हो सकती है, 20% भी। आपकी अनेक प्रकार की टैक्स की रेट हो सकती है। परंतु जो सम्मिश्रण योजना के तहत कोई पंजीकृत व्यक्ति होता है ना, उस पर केवल एक ही दर से जावक आपूर्तियों पर कर लगाया जाएगा। और ये कर एक ही दर से कब लगाया जाएगा, उनके कुछ प्रोविजंस दिए जा रहे हैं, और ये प्रोविजंस आपके केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 10 एवं केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर 2017 के नियम 3 से 7 में इनका उल्लेख किया गया। और आज का जो हमारा ई लेक्चर है, उसमें हम धारा 10 के प्रावधानों का उल्लेख पढ़ेंगे। धारा 10 में क्या क्या उल्लेख किया गया है, क्या क्या प्रोविजंस आपको दिए गए हैं धारा 10 में, किसके बारे में, सम्मिश्रण योजना के बारे में, और सम्मिश्रण योजना कब अप्लाई कर सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा धारा 10 के अलग अलग प्रोविजंस। और कंपोजिशन स्कीम है क्या, वो भी हम देखते हैं। सरकार एवं पंजीकृत व्यक्ति के मध्य एक समझौता होता है, और इन समझौते के तहत सरकार पात्र व्यवसायियों को सम्मिश्रण उद्ग्रहण के अनुसार कर चुकाने का विकल्प प्रदान कर सकती है। और इस योजना को समझौता योजना के नाम से जाना जाता है। अरे एग्रीमेंट किसमें होगा, सरकार और रजिस्टर्ड पंजीकृत व्यापारियों के मध्य एक एग्रीमेंट होता है, और इस एग्रीमेंट के तहत जो आपके व्यवसायी थे, केवल उन्हीं को ही एक निश्चित दर से कर चुकाने का विकल्प प्रदान किया। सब व्यापारियों को नहीं होता है। जो एग्रीमेंट में आएंगे उन्हीं को ही सरकार क्या करेगी, एक ही दर से टैक्स को पेमेंट करने का विकल्प प्रदान करेगी। और इस योजना को हम कहते हैं समझौता योजना कहते हैं। समझौता योजना के धारा 10 के क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहला प्रावधान आपको दिया है, स्लाइड नंबर पर दे रखा है। समझौता योजना अपनाने के क्या क्या आधार हो सकते हैं। बेसिक फॉर अडॉप्शन ऑफ कंपोजिशन स्कीम, क्या क्या आप इस ऑप्शन को, इस स्कीम को अडॉप्ट करोगे तो क्या आपके लिए बेसिक रूल्स हो सकते हैं, बेसिक प्रोविजंस हो सकते हैं। बेसिक प्रोविजंस यहाँ पे ब्लू लेटर में दे रखा है कि एग्रीगेट टर्नओवर आपका 1.5 करोड़ रुपए, परंतु विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में 75 लाख रुपए हो सकता है। और यहाँ पे मीन्स ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड। कहने का मीन्स ये हुआ कि इन 8 स्टेट के अलावा अदर कोई स्टेट है और वहां पर उन व्यवसायियों का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए है, और इन 8 स्टेट में उनका टर्नओवर 75 लाख रुपए तक सीमित है, तभी वो कंपोजिशन स्कीम को अपना सकते हैं। अदरवाइज वो इस कंपोजिशन स्कीम को नहीं अपना सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि उनका टर्नओवर होना चाहिए, इतना होना चाहिए, और ये आपको ये ध्यान रखना कि कौन से वर्ष में। तो रिपीट दोबारा कर रहा हूं कि आपका जो ये टर्नओवर है, ये चालू वर्ष में आपने, चालू वर्ष यानी आप कर रहे हो 2022-23 के लिए कर रहे हो, तो आप इसकी कैलकुलेशंस करोगे 22-23 के लिए करते तो एक साल पिछला करोगे, एक साल आपका पिछला करोगे। जैसे 21-22 में आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम था, 75 लाख रुपए से कम था, तो वो नेक्स्ट ईयर कंपोजिशन स्कीम को अपनाने के लिए लाइबल हो सकता है।
21-22 में उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख तक है, तो वह नेक्स्ट ईयर कंपोजिशन स्कीम को अपनाने के लिए लाइबल हो सकता है। और यदि नेक्स्ट ईयर उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख रुपए से अधिक हो जाता है, तो वो इस स्कीम को अपनाने के लिए एलिजिबल नहीं होगा, इस स्कीम को अपनाने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। और यहाँ पर एक बात आपको यह भी ध्यान रखनी है, ये 1.5 करोड़ या 75 लाख रुपए लिमिट है। यहाँ पे सरकार क्या करती है, समय समय पर इन अमाउंट को, इस लिमिट को बढ़ा देती है, घटा भी देती है, और घटा भी देती है। और समझौता कर योजना में अधिकतम जो कर की दरें हैं वो सरकार द्वारा क्या की जाती है, निर्धारित की जाती है। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी दे रखी है। कर की दृष्टिकोण से विकल्प अपनाने वाले पंजीकृत व्यापारियों की धारा 10(1) के तहत 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जो आपको यहाँ पे स्लाइड में दिखाई दे रहा है। एक तो मैन्युफैक्चर है, एक आपका रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है, और एक आपका अदर सप्लायर है। और इन पर जो कर की रेट दे रखी है, CST और CGST और SGST की जो मैक्सिमम रेट आपको दे रखी है टर्नओवर पर, जो 1% से कभी भी अधिक नहीं हो सकती है, पर मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 2%। मैक्सिमम का मतलब दोनों को ऐड करके। और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर पे दे रखी है 2.5% और मैक्सिमम आपकी हो सकती है, टोटल रेट कितनी हो सकती है, 5% हो सकती है। और अदर सप्लायर पर यही रेट मैक्सिमम कितनी होगी, 0.5 और टोटल आपकी हो जाएगी 1% हो जाएगी। और यहाँ पर एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, 31 जनवरी 2019 तक इस योजना का अपनाने वाला पंजीकृत व्यक्ति उपरोक्त रेस्टोरेंट संबंधी सेवाओं के अलावा अन्य कोई सेवाएं प्रदान नहीं कर सकता। ध्यान देना दोबारा, 31 जनवरी 2019 तक इस सेवाओं को अपनाने वाला पंजीकृत व्यक्ति उपरोक्त रेस्टोरेंट संबंधी सेवाओं के अलावा अन्य कोई सेवाएं प्रदान नहीं कर सकता था, परंतु 1 फरवरी 2019 से किए गए संशोधन के अनुसार ऐसा व्यक्ति अन्य सेवाओं की भी पूर्ति कर सकता है, परंतु उसका मूल्य पूर्व के वित्तीय वर्ष के राज्य एवं संघीय आवर्त का 10% या 5 लाख रुपए, जो दोनों में अधिक हो, उससे अधिक नहीं हो सकेगा। यानी आवर्त का तो ये 10% करोगे, यानी जिसका एग्रीगेट टर्नओवर जो आवर्त निकालते हो उसका तो 10% या 5 लाख रुपए, दोनों से अधिक जो अमाउंट होगी ना, उससे अधिक नहीं होगा। क्या अधिक नहीं होगा, सर्विस प्रोवाइडर वाला अधिक नहीं होगा। यदि इन सेवाओं का मूल्य चालू वित्तीय वर्ष में इस सीमा से अधिक हो जाता है, तो उसे इस कंपोजिशन स्कीम को त्याग करना पड़ेगा, उसे इस कंपोजिशन स्कीम को क्विट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और साथ में ही धारा 10(1) में 1 जनवरी 2021 में यह एक नियम और जोड़ा गया था, एक प्रोविजन यह जोड़ा गया था कि राज्य एवं संघीय आवर्त का मूल्य निर्धारण करते समय, यानी टोटल एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते समय, ऋण जमा अग्रिम के रूप में जो राशि दी गई है और करमुक्त सेवाओं के ब्याज और बट्टे के रूप में अर्जित प्रतिफल के रूप में जो आपने राशि प्राप्त की है, उसे आप टोटल एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करोगे। ये आपकी 1.5 करोड़ या 75 लाख के एग्रीगेट टर्न में शामिल करने के संबंध में बात थी, जो आपको एक रजिस्टर्ड, जो आपका एक सरकार और व्यक्ति के बारे में जो व्यवसायी था उनमें एग्रीमेंट हुआ था, उनके रिगार्डिंग सारी ये बातें थी। मैक्सिमम आपकी मैन्युफैक्चर के लिए 2%, रेस्टोरेंट सर्विस के लिए 5% और अदर सप्लायर के लिए आपकी 1% टैक्स की रेट है, जो एक ही दर से लगेगी। मैन्युफैक्चर पे 2% हो सकती है, CGST SGST 1% हो सकती है, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर 5% होगी, और अदर सप्लायर पर ये आपकी 1% हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2 की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 आपका ये था, योजना के अपनाने के लिए निर्धारित शर्तों की पूर्ति। योजना को अपनाने के लिए निर्धारित शर्तों की पूर्ति, क्या क्या इनकी निर्धारित शर्तें हैं, क्या क्या इनके प्रोविजंस हैं, ये देखना। सबसे पहला आपका प्रोविजंस दिया जा रहा है धारा 10(2)(a) में। धारा 10(2)(a) के पहला प्रावधान आपका दिए जा रहा है, उपरोक्त धारा 10(1) में वर्णित सेवाओं के अतिरिक्त कोई अन्य सेवाएं वह प्रदान नहीं कर सकता है। ये प्रोविजन है धारा 10(2). अब कौन कौन सी धाराएं, कौन कौन सी सेवाएं प्रदान नहीं कर सकता, इसमें आप देखना, इसमें आपको डिटेल से बताता हूं। धारा 10(1) में उल्लेख था कि एक कंपोजिशन डीलर
5 लाख रुपए या कुल आवर्त के 10% के बराबर जो भी अधिक हो सेवा प्रदान कर सकता है। इसका आशय यह है यदि कुल आवर्त में सेवा का भाग इससे अधिक होगा तो वह बाहर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 देखना, वह किसी ऐसे माल की पूर्ति में संलग्न नहीं है जिस पर इस अधिनियम के तहत कर नहीं लगाया जा सकता। धारा 10(2)(b। अब जीएसटी के दायरे में कौन कौन सी वस्तु नहीं आती है और उन पर आप कंपोजिशन स्कीम अप्लीकेबल नहीं कर सकते, और जीएसटी के दायरे में कौन कौन सी वस्तु नहीं आती है नॉर्मली बता देता हूं मैं आपको। जैसे पेट्रोल है, डीजल है आदि ये जीएसटी के दायरे में अभी बाहर है, इन पे जीएसटी अप्लीकेबल्स नहीं होता है। अतः जो व्यापारी इनका जो काम करेगा ना वो कंपोजिशन स्कीम को अपनाने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3 आपका दिया जा रहा है, वह किसी माल की जावक आपूर्ति में संलग्न नहीं है। वह किसी जावक माल की आपूर्ति में संलग्न नहीं है। तो ध्यान से सुनना इसमें क्या है। आपकी जावक आपूर्ति अंतर्राज्यीय जावक आपूर्ति में शामिल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल नहीं भेजेगा। वह एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल नहीं भेजेगा। यदि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल भेज देता है ना तो वो हो जाती है आपकी अंतर्राज्यीय आपूर्ति हो जाती है, और अंतर्राज्यीय आपूर्ति होने की दशा में वो कभी भी कंपोजिशन स्कीम अपना नहीं सकता है, या वह आयात निर्यात का काम करता है तब भी वह कंपोजिशन स्कीम नहीं अपना सकता है। और यदि वो ऐसा काम करता है तो वह कंपोजिशन स्कीम को अपनाने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये दिया है, किसी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से माल बेचने में संलग्न न हो जहां धारा 52 के अनुसार टीडीएस काटा जाता है। धारा 10(2)(d) के अनुसार। तो इसमें यह है कि यहाँ पर केवल माल का ही उल्लेख है, अर्थात कंपोजिशन डीलर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से सेवाओं की आपूर्ति कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए टीडीएस काटना अनिवार्य नहीं है तो इस दशा में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से माल की पूर्ति की जा सकती है। पॉइंट नंबर आपका दिया जा रहा है 5 नंबर, वह ऐसी किसी वस्तु के निर्माण में संलग्न नहीं है जो परिषद की अनुशंसा पर सरकार द्वारा घोषित की गई है। अरे परिषद ने कौन कौन सी वस्तुओं के अनुशंसा में घोषित की गई थी, इसमें आपको बताता हूँ। ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जो परिषद द्वारा अनुशंसा में सरकार द्वारा घोषित की गई, जैसे आइसक्रीम है, पान मसाला है, तंबाकू है, एवं उसके बने अनेक उत्पाद है जो कंपोजिशन डीलर नहीं बेच सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका ये दिया जा रहा है, नेक्स्ट पॉइंट, वह न तो वह एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति है, न ही वह एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति है। धारा 10(2)(f) के अनुसार इसमें आपको ये सारे जो पॉइंट थी इन शर्तों की आपको पालना करनी होगी। और नेक्स्ट पॉइंट नंबर आपको दिया है 3 नंबर में आपको ये दे रखा है कंपोजिशन योजना का विकल्प समाप्त होना। प्रोविजंस आपका रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोविजंस में ये दे रखा है समझौता योजना का विकल्प समाप्त हो जाना। मैंने आपको ये बताया था उपधारा 1 के तहत उपयोग किया गया विकल्प उसी दिन समाप्त हो जाता है। किस दिन समाप्त हो जाता है सुन लेना ध्यान से। 1 नंबर पॉइंट में भी हमने किया था, जब उसका टर्नओवर उस लिमिट से कभी भी ज्यादा हो जाए, जब उसका टर्नओवर कभी किसी भी समय उससे ज्यादा हो जाए, यानी 1.5 करोड़ और 75 लाख बताया था। ध्यान सुनना, विकल्प उस दिन समाप्त हो जाएगा जिस दिन उसका कुल आवर्त किसी वित्तीय वर्ष में
उपधारा 1 अथवा उपधारा 2A में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम ये कह सकते हैं, यदि वित्तीय वर्ष 2020-21 में एक पंजीकृत व्यक्ति का कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं था, तो इस आधार पर उसने 21-22 में समझौता योजना अपनाने का विकल्प लिया था और 15 जनवरी 2022 को उसका आवर्त 1.5 करोड़ रुपए से अधिक हो जाता है, तो उसी दिन, किस दिन, 15 जनवरी को ही उसका विकल्प समाप्त हो जाएगा। वो कंपोजिशन स्कीम को कभी भी अप्लाई नहीं कर सकता है। दूसरा प्रभाव ये होगा कि 2020-21 में कुल आवर्त 1.5 करोड़ से अधिक हो जाने पर 2022-23 में वह इस योजना को अप्लाई नहीं कर सकता, अप्लीकेबल नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर आपका 4 दे रखा है, ग्राहकों से कर वसूली का अधिकार नहीं होता है तथा इनपुट कर जमा का लाभ प्राप्त नहीं होता। नो पावर कलेक्टेड फ्रॉम द टैक्स फ्रॉम कस्टमर एंड द बेनिफिट ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। इसका मीन्स ये है कि जो कंपोजिशन डीलर है न तो अपने ग्राहकों से किसी भी प्रकार का टैक्स वसूल करेगा। अदर रजिस्टर्ड डीलर क्या कहते हैं, जब अपने अदर माल बेचते हैं, अब सप्लाई करते हैं किसी कस्टमर को या आपके एजेंट को माल व्यवसायी को माल भेजते हैं, तो उससे क्या करते हैं, उस पर आपका एक टैक्स कलेक्ट करते हैं। परंतु यहाँ पर जो कंपोजिशन डीलर है अपने कस्टमर को जब माल बेचेंगे तो उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे। और साथ ही कंपोजिशन डीलर ने जब माल परचेज करते समय जो टैक्स चुकाया है उनकी टैक्स क्रेडिट भी उसे टैक्स क्रेडिट भी वो नहीं ले सकता है। लास्ट एंड फाइनल, अर्थदंड के लिए दायी होना, लाइबल फॉर पेनल्टी। यदि उपयुक्त अधिकारी के पास ऐसा विश्वास करने के कारण है कि एक कर योग्य व्यक्ति ने पात्र न होते हुए भी उपधारा 1 तथा उपधारा 2A के तहत कर का भुगतान किया है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसने वो लाइबल नहीं था कंपोजिशन स्कीम में, फिर भी उसने क्या कर दिया, कंपोजिशन स्कीम में टैक्स दिया है, तो क्या होगा, तो ऐसे व्यक्ति इस अधिनियम के लिए अन्य किसी भी प्रावधान के तहत उसके द्वारा दे कर की राशि के अलावा अर्थदंड के लिए भी दायी हो जाएगा। और ये अर्थदंड हम नेक्स्ट टॉपिक में धारा 73 और 74 के प्रावधानों के अंतर्गत और अर्थदंड के निर्धारण के समय इसका पूरा अध्ययन करेंगे। हमने आज का टॉपिक ये था कि हमने कंपोजिशन स्कीम किन के लिए लाई होगी, तो हम एक बार रिपीट दोबारा कर देता हूं। इस धारा में, इस प्रोविजंस में कर चुकाने की पात्रता का निर्धारण करने के लिए कुल आवर्त की गणना करनी होती है, और कुल आवर्त में आपको क्या करना है, क्या क्या शामिल करना है, किन किन आइटमों को आप शामिल करोगे, किन किन सप्लाई को शामिल करोगे, ये हम नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट ई लेक्चर में पढ़ेंगे।